तो हम लोगों ने आज जो सर्किट डिस्कस करना है वो डिजाइन ऑफ अ बस है। और अजम्पशन हमारी है कि हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर जो अवेलेबल हैं वो 4 रजिस्टर्स हैं रजिस्टर्स, और उनका नाम है ए, बी, सी एंड डी। ये मैंने रजिस्टर्स के नाम रख दिए ए, बी, सी, डी। और दो कुछ सिलेक्शन लाइन है, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है। और वो उस क्राइटेरिया में हम ये कहते हैं कि जब भी सिलेक्शन लाइंस पे 0 0 हो तो जो भी रजिस्टर ए है उसका डाटा सिलेक्ट हो और वो बस के ऊपर आ जाए, और आगे बस फर्दर उसको जहां भी ट्रांसफर करना चाहती है ट्रांसफर कर दे। ऐसे ही सिलेक्शन लाइन 0 1 पे बी का डाटा आ जाए, 1 0 पे सी का और 1 1 पे डी का। तो बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम में नंबर ऑफ रजिस्टर अवेलेबल है, तमाम के तमाम रजिस्टर कनेक्ट होते हैं, लेकिन ऑन अ गिवन टाइम इंटरवल किसी एक का ही डाटा सिलेक्ट हो रहा होता है। वो डाटा अप्रोप्रिएट का सिलेक्ट कैसे करना है, उसके लिए जो डिजाइन बनाया था उसको हम बस का डिजाइन कह रहे होते हैं। तो अजम्पशन हमारी ये है कि 4 रजिस्टर है और इन तमाम रजिस्टर जो साइज है वो 4 बिट ईच है। रजिस्टर हमने 4 ही लेनी है और हर एक का साइज भी 4 4 बिट है। तो अब जो बस बनेगी, डाटा बस जिसे हम कहते हैं, जो कि इनका डाटा ट्रैवल करवाएगी, उसका साइज भी 4 बिट डाटा होगा, 4 बिट का ही डाटा ट्रैवल करवा सकती है वो। तो उसका जो हम डिजाइन बना रहे होंगे कैसे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन लाइंस हैं, इनकी बेस पे बस पे किसी एक रजिस्टर का डाटा सिलेक्ट होना है। तो जब भी हम आर्किटेक्चर में सिलेक्शन वाला प्रोसेस करना चाहते हैं तो अमूमी तौर पे मल्टीप्लेक्सर सर्किट्स ही यूज किए जाते हैं। तो मैं अजम्पशन ले रहा था कि मेरे पास 4 रजिस्टर थे जिनमें से रजिस्टर ए था और इसका डाटा 4 बिट का है। फॉर एग्जांपल इसमें 4 बिट का डाटा बड़ा होता है। ऐसे रजिस्टर बी है, ये भी 4 बिट का है और इसमें भी 4 बिट का डाटा होगा। ये उसकी 4 लाइंस मैंने बना दी हैं जिनके थ्रू उसका डाटा रिट्रीव किया जाता है। ये रजिस्टर सी है और रजिस्टर बी है। ये 4 रजिस्टर हैं और हम इनको नाम दे देते हैं कि जो इसकी ये फर्स्ट लाइन है ये A0 है, फिर A1 है, A2 और A3। सिमिलरली B0, B1, B2 एंड B3, C0 to C3 और D0 to D3। होना क्या है, हमारे पास ये 4 लाइंस की बस है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक इस पूरे बॉक्स में एक सर्किट आए जिसको इनपुट में ये तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज मिल रही हैं, और ये सर्किट जो आउटपुट करे, उस सर्किट के अंदर जब आउटपुट हो तो उसके अंदर ये जो 4 लाइंस हैं इनके ऊपर अप्रोप्रिएट रजिस्टर का डाटा सिलेक्ट हो जाए। किस बेस पे? इस बेस पे कि इस सर्किट को दो वैल्यूज मिले, एक S0 हो और एक S1 हो। जब 0 0 हो तो A का डाटा यहां से इस लाइन पे आ जाए, जब 0 1 हो B का है, 0 2 हो तो C का है, और सॉरी 0 0 1 पे B का, 1 0 पे C का और 1 1 पे D का डाटा सिलेक्ट हो इन लाइंस पे आ रहे। तो ये एक्चुअली बस की लाइंस हैं जहां पे डाटा सिलेक्ट होके आ रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर हमने वो सर्किट बनाना है जो ये काम कर सके इस क्राइटेरिया में कि सिलेक्शन लाइन पे 0 0 हो तो ए वाला डाटा नीचे चला जाए, बी 0 1 हो तो बी का, 1 0 पे सी का और 1 1 पे डी का। तो कोई ज़हन में आता है कि ऐसे क्या सर्किट बनाया जाए, कैसे हम लोग करें कि ये इस क्राइटेरिया पे अप्रोप्रिएट वैल्यू को सिलेक्ट कर लें। हम ये कहते हैं ये जो 0 लाइन है, यानी ये जब भी किसी रजिस्टर का डाटा सिलेक्ट करेगी तो ये उसकी 0 पोजीशन पे आने वाला डाटा सिलेक्ट करेगी। ये 1 वाली, ये 2 और ये 3। तो अभी सर्किट जो बनाएंगे वो एक्चुअली सर्किट कैसे बनेगा, हम इसमें यूज करेंगे 4 मल्टीप्लेक्सर और हर एक का साइज होगा 4 क्रॉस 1 का। 4 मल्टीप्लेक्सर यूज होंगे 4 क्रॉस 1 के। मल्टीप्लेक्सर का 4 क्रॉस 1 का मतलब ये है कि उसकी 2 सिलेक्शन लाइन होंगी, 4 इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगी। तो जो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की जो 4 इनपुट लाइन है, ऐसे ही इस मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट लाइन है
इसकी भी 4 इनपुट लाइन है, इसकी भी 4 इनपुट लाइन, और इन चारों की एक एक आउटपुट लाइन है। तो जो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की जो पहली वाली इनपुट लाइन है उसको हम कनेक्ट कर देंगे A0 के साथ, ये A0 के साथ कनेक्ट कर दिया। सेकेंड वाली को B0 के साथ कनेक्ट कर दिया, थर्ड वाली को C0 के साथ, और फोर्थ वाली को D0 के साथ कनेक्ट कर दिया। ये फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की। सिमिलरली जो सेकंड मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो A1 के साथ कनेक्ट होगी, सेकंड लाइन B1 के साथ, थर्ड C1 के साथ, और फोर्थ D1 के साथ। सिमिलरली मैं इधर कनेक्शन भी दिखा रहा, लास्ट वाले पे दिखा देता हूं, ये D3 के साथ, C3 के साथ, B3 के साथ, और ये वाली A3 के साथ कनेक्ट कर दी। और ये भी यहाँ पे A2, B2, C2 और D2 कनेक्ट कर दिया। और नेक्स्ट हमने जो किया भाई यहाँ नेक्स्ट हमने ये क्या किया है कि यहां से आने वाली ये वाली लाइन ये बस की आउटपुट बन गई। ये मेरे पास बस में 4 बिट आ गई। अब जरा इसको, इस सर्किट को जरा अच्छी तरह से समझ लें ये वर्क कैसे कर रहा है। सिलेक्शन लाइन कॉमन है सब में। जब सिलेक्शन लाइन पे 0 0 आएगा तो मल्टीप्लेक्सर का क्या काम होता है, 0 0 आने पे अपनी पहली वाली वैल्यू को उठाना और आउटपुट लाइन में भेज देना। तो सिलेक्शन लाइन 0 0 आने पे ये वाला मल्टीप्लेक्सर करेगा, अपनी फर्स्ट लाइन को उठाएगा, जिसका मतलब उससे उसको A0 मिलेगा, A0 को यहां भेज देगा। ये वाला मल्टीप्लेक्सर अपनी फर्स्ट लाइन को उठाएगा जिससे उसको A1 मिल जाएगा, यहां से उसको A2 मिल जाएगा, यहां से उसको A3 मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट जब सिलेक्शन लाइन पे 0 0 आया तो इन मल्टीप्लेक्सर ने A की एक एक बिट को आगे भेज दिया, व्हिच मींस यहां पे जो ओवरऑल डाटा आया वो रजिस्टर A का डाटा आ गया। सिमिलरली जब सिलेक्शन लाइन पे 0 0 की जगह पे सिलेक्शन लाइन पे 0 1 आया, 0 1 आने पे इस रजिस्टर ने अपनी सेकंड वाली लाइन को भेजा जो कि B0 थी, इस रजिस्टर ने सेकंड लाइन को भेजा जो कि B1 थी, यहाँ पे B2 था और यहाँ B3 आ गया, व्हिच मींस कि इन लाइंस पे जो डाटा मिला वो रजिस्टर B का मिल गया। 1 0 आने पे C का मिल जाएगा और 1 1 आने पे D का मिल जाएगा। तो ये जो ओवरऑल सर्किट है जिसमें ये वाले रजिस्टर अवेलेबल है वो इन सिलेक्शन लाइंस की बेस पे डिसाइड कर लेता है ये वाला सर्किट के किस रजिस्टर के डाटा को आगे ट्रांसफर करना है, तो वो वाला डाटा इन लाइंस पे लोड कर दिया जाता है। तो ये जो सर्किट बनता है इसको हम बस कहते हैं, डाटा बस कह रहे हैं इसको। बात समझ आ रही है सबको? यहां तक इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ये सबको समझ आ गया? चले अब आप लोग बताएं कि अगर मैं इसमें क्राइटेरिया चेंज कर दूं, मैं ये कहूं कि मेरे पास 0 0 पे B रजिस्टर सिलेक्ट होना है, 0 1 पे A सिलेक्ट होना है, तो मुझे पूरे सर्किट में चेंज क्या करना पड़ेगा? जी सर ए बी की पोजीशन को स्वैप कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लेक्सर्स की जो फर्स्ट लाइन होगी उस पे B अटैच कर देंगे और सेकंड लाइन पे A अटैच कर देंगे। ये तो सारे सर्किट, अगर नंबर ऑफ रजिस्टर थे 4, नंबर ऑफ रजिस्टर थे मेरे पास 4 और साइज ऑफ रजिस्टर था वो भी 4 बिट, तो हमने ये सर्किट बना लिया। अगर यहाँ पे रजिस्टर्स का साइज 4 बिट की बजाय 8 बिट होता, रजिस्टर 4 ही रहते लेकिन हर एक का साइज 8 बिट होता, तो हम तब क्या चेंज करते?
सर फिर S2 भी आता, P3 हमें जिसके चाहिए थी। नहीं, नंबर ऑफ रजिस्टर अगर मेरे पास 4 ही रहते, अच्छा 4 रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर 4 है लेकिन हर एक का साइज जो है, सर मल्टीप्लेक्सर लगता है 8 का। कितने मल्टीप्लेक्सर और लगते हैं? सर 8x1 का मल्टीप्लेक्सर लगना था फिर। 8x1 का नहीं। अब जरा Selection दोबारा से lines। सर्किट को गौर से देखें। मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स में से सिलेक्ट कर रहा है, A0 B0 C0 D0 को सिलेक्ट कर रहा है। अगर रजिस्टर 4 है तो 4x1 का मल्टीप्लेक्सर लगना है क्योंकि सिलेक्शन लाइन 2 रहनी है। अगर रजिस्टर 8 होंगे तो सिलेक्शन लाइन 3 हो जाएगी और फिर हमें मल्टीप्लेक्सर का साइज 8x1 करना पड़ेगा। लेकिन कितने ना मल्टीप्लेक्सर लगने हैं, जितनी बिट्स हैं रजिस्टर्स के अंदर। तो अभी मैंने कहा साइज है 4 बिट, तो 4 मल्टीप्लेक्सर लगाए। अगर साइज 8 बिट हो तो 8 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। पहले मल्टीप्लेक्सर का काम होगा पहली बिट को ट्रांसफर करना, दूसरे का दूसरी बिट को, सिमिलरली 8वें का 8वीं बिट को ट्रांसफर करना। तो एक्चुअल में ये जो वर्क कर रहा होगा उसमें हम ये कहेंगे नंबर ऑफ मक्स इक्वल होंगे साइज ऑफ अ रजिस्टर के। अगर 4 बिट रजिस्टर है तो 4 मल्टीप्लेक्सर, 8 बिट रजिस्टर है तो 8 मल्टीप्लेक्सर, और साइज ऑफ अ मक्स वो इक्वल होगा नंबर ऑफ रजिस्टर्स के। अगर 4 रजिस्टर है तो 4x1 का मक्स, अगर 8 रजिस्टर है तो 8x1 का मल्ट, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर ने नंबर ऑफ रजिस्टर में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो जितने रजिस्टर है उस साइज का मल्टीप्लेक्सर, और जितने साइज है रजिस्टर का उस उतने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स लग जाएंगे, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग उतनी बिट्स को ट्रांसफर करना होगा आगे। जी बात समझ आइए ये सबको? यस सर। तो होना क्या है कि अगर मेरे पास मैं कहता हूं कि ए रजिस्टर है 8 बिट का, तो अब 8 बिट है तो 4x1 के मक्स होंगे, लेकिन 4x1 के जो मल्टीप्लेक्सर लगेंगे वो काउंट हो जाएगा इनका 8। ए बी सी और डी हर एक ये 8 बिट होंगी, तो ये हर एक मल्टीप्लेक्सर में एक बिट अटैच हो जाएगी चारों की। तो 8 मल्टीप्लेक्सर 4x1 के, क्योंकि रजिस्टर का साइज 8 बिट है। बट अगर नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ जाए ए बी सी डी ई एफ 8 हो जाए तो उस केस में मल्टीप्लेक्सर का साइज भी बढ़ जाएगा, वो 8x1 हो जाएगा। समझ आ रही है बात सबको? जी कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? कोई क्वेश्चन हो? ओके। अभी जो हम लोगों ने, जो मैंने बुक आपसे कहा था सेकंड बुक हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें से चैप्टर नंबर 4 और 5 पढ़ना है। तो जब चैप्टर 4 में से जो चीज हमने डिस्कस करनी थी वो हमने कर ली है। अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। जी कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर ये लास्ट वाली चीज थोड़ी सी दोबारा रिपीट कर दें जो आपने अभी लिखी। ये डायग्राम क्या है, वो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स का? सर ये जो आपने डायग्राम बनाई है, ये मैंने ये बताया कि हर रजिस्टर में 8 बिट्स हैं, तो अब जो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर लगेंगे वो 8 लगेंगे, क्योंकि हर मल्टीप्लेक्सर का काम है सिंगल बिट को ट्रांसफर करना। तो 8 बिट्स हैं तो 8 मल्टीप्लेक्सर यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया सर। और क्योंकि रजिस्टर तो 4 ही हैं तो मल्टीप्लेक्सर का साइज 4x1 ही रहेगा, ये बताया मैंने। ठीक है सर, थैंक यू।
ये तो हम चैप्टर 4 में से हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट डिस्कस किए हैं जो कि लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़े थे, और आज हमने इसमें से बस का टॉपिक डिस्कस कर लिया। अब जो सिलेक्शन लाइन टू ही रहेंगी। हाँ, सिलेक्शन लाइन तो डिपेंड करती है साइज ऑफ मक्स पे या नंबर ऑफ रजिस्टर्स पे। तो 4 रजिस्टर है तो उनकी सिलेक्शन लाइन तो 2 ही रहेगी ना, वो कॉमन है विद 4 रजिस्टर्स के थ्रू फोर रजिस्टर सिलेक्शन लाइन तो डिपेंड कर रही होती है साइज ऑफ मक्स पे या नंबर ऑफ रजिस्टर पे। अगर 4 रजिस्टर्स हैं तो 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी। अगर साइज ऑफ मक्स बढ़ जाएगा तो इसका मतलब सिलेक्शन लाइंस का काउंट भी बढ़ गया और उस सूरत में नंबर ऑफ रजिस्टर भी बढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, और उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा सिस्टम डिजाइन करना सीखेंगे, एक छोटा सा प्रोसेसर डिजाइन करना सीखेंगे जो कि वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता होगा, और वो जो इंस्ट्रक्शन है उनको कैसे एग्जीक्यूट करता है, उसका हार्डवेयर कैसे बना होगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो जिस सिस्टम को हम डिजाइन करने लगे हैं इसको हम मॉरिस मैनो बेसिक कंप्यूटर भी कहते हैं। तो इस सिस्टम में जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड हैं, या हम जो कह रहे हैं जिस सिस्टम को हम डिजाइन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन असेंबली इंस्ट्रक्शन के लिए जिनके लिए वर्क करेगा उनका जो काउंट है वो 25 है। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनके लिए ये सिस्टम वर्क करेगा जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं वो 25 होंगी। 25 इंस्ट्रक्शन में से हमने इसको 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया होगा। एक कैटेगरी में 7 इंस्ट्रक्शन होंगी, इनको हम कह देंगे मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। दूसरी कैटेगरी होगी 18 इंस्ट्रक्शंस की जिनको हम कहेंगे नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। तो टोटल 18 इंस्ट्रक्शन नॉन मेमोरी रेफरेंस और 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होंगे। अब इसमें से जो 7 मेमोरी रेफरेंस सेक्शन है इसका मतलब क्या है? मेमोरी रेफरेंस सेक्शन वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसने किसी न किसी तरह मेमोरी पे कोई इफेक्ट करना है, या तो मेमोरी से रीड करना है या मेमोरी पे राइट करना है। और नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन उन इंस्ट्रक्शन को कहते हैं जिनका मेमोरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, मेमोरी पे वो कोई ना इफेक्ट करती है, ना रीड करती है ना राइट करती है। फिर मेमोरी रेफरेंस सेक्शन को हम लोग कहेंगे इस सिस्टम के लिए कि वो 2 तरह के एड्रेसिंग मोड में वर्क करेंगी। एक होगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, 2 तरह के एड्रेसिंग मोड में वर्क करेंगी। और इसमें से जो 18 सेक्शन है इनको कैटेगराइज किया गया है टोटल 12 और 6 इंस्ट्रक्शन में। 12 है रजिस्टर रेफरेंस और 6 है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो ये बेसिकली 25 इंस्ट्रक्शन की कैटेगरीज बना दी गई। 18 इंस्ट्रक्शन है नॉन मेमोरी रेफरेंस, 7 है मेमोरी रेफरेंस। मेमोरी रेफरेंस साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट मोड में भी वर्क करती हैं और डायरेक्ट मोड में भी। और जो ये 18 इंस्ट्रक्शन है ये आगे फर्दर क्लासिफाई कर दी गई 12 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस के तौर पे और 6 इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के तौर पे। तो ये एक सिमुलेटेड सिस्टम होगा, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में जिस कर रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि जो असेंबली इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली है, असेंबली लैंग्वेज पढ़ ली है इंटेल की, तो उसका पूरा आर्किटेक्चर पढ़ना ये समझना मुश्किल है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, उनके मोड एड्रेसिंग मोड्स बहुत ज्यादा है, उनकी कैटेगरीज बहुत ज्यादा है।
तो उस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा सिस्टम डिजाइन करना सीख लेते हैं, ताकि आपको कम से कम ये समझ आ सके कि जो ये असेंबली इंस्ट्रक्शन है बेसिकली ये कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कैसे होती है, कंप्यूटर में उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है। उसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं और उस चैप्टर में की डिस्कशन करते हैं। तो उस चैप्टर की डिस्कशन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस चैप्टर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या-क्या हैं, उस सिस्टम की खासियत क्या है, जिसमें से नंबर 1 प्रॉपर्टी थी कि उसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्डेड कितनी होंगी, तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि 25 है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, अब नेक्स्ट है कि मशीन कोड। इस इंस्ट्रक्शन में हर इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड की लेंथ, मशीन कोड ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन इक्वल होगा 16 बिट। तो यहां पे जितनी भी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे उनका जो मशीन कोड होगा वो 16 बिट का होगा। हर इंस्ट्रक्शन का 16 बिट का ही मशीन कोड होगा, फिक्स होगी लेंथ इसकी। चलिए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करें कि इंटेल में जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, जितनी भी इंटेल की असेंबली की है, जिसकी प्रोग्रामिंग करके देखी अब तक, उसमें मशीन कोड कितनी लेंथ का था हर इंस्ट्रक्शन का? जी बताएं। इंटेल की असेंबली पढ़ ली हुई हम लोगों ने, उसी कोडिंग करके देख लिया है, तो मुझे बताएं उसका मशीन कोड कितनी लेंथ का था? 20 सर। ठीक है, और कोई बताए? 20 नहीं, ठीक, गलत बता रहे हैं। मशीन कोड की बात की जा रही है। 8 बिट। 8 बिट। क्यों 8 बिट का था? कहीं पे देखा था आपने मशीन कोड? किसी इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड के बारे में मैंने डिस्कस किया था किसी लेक्चर में, या कहीं पे भी बताया हो, कहीं दिखाया हो आपको ये मशीन कोड है? नो सर, ऐसे नहीं बताया था आपने। नहीं बताया था? कंफर्म है? सबको याद है डिबगर में अनअसेंबल की कमांड, अनअसेंबल की कमांड क्या करती है? सर 16 बिट्स होता था। नहीं, 16 बिट का नहीं था। इस इंटेल के अंदर मशीन कोड वेरिएबल लेंथ का था, फिक्स लेंथ का नहीं होता। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन का डिफरेंट साइज का होता है। आपको याद होगा जब हमने अनअसेंबल की कमांड पढ़ी थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि जब हम अनअसेंबल करें तो जहां पे मशीन इंस्ट्रक्शन लिखी होती है मूव ax, bx, उसके साथ यहाँ साइड पे वैल्यू लिखी नजर आ रही होती है जिसमें हेक्सा डिजिट्स के अंदर, और वो बताते हैं कि ये इसका मशीन कोड है। अगर 4 हेक्सा डिजिट है तो इसका मतलब 2 बाइट है, 2 हेक्सा डिजिट है तो 1 बाइट है, 6 हेक्सा डिजिट है तो 3 बाइट है। और ये मैंने आपको क्वेश्चन भी पेपर के अंदर दिया था कि नीचे अगर आप ट्रेस की कमांड चलाएं तो जो अगली इंस्ट्रक्शन लिखी नजर आ रही है उसके साथ उसका मशीन कोड लिखा होता है, जिसकी बेस पे हम आईपी की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये मल्टीपल टाइम्स मैंने डिस्कस किया था, 2-3 दफा डिस्कस किया था कि इसको मशीन कोड कहते हैं। और वहां पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड डिफरेंट साइज का होता है, फिक्स लेंथ का नहीं था। किसी इंस्ट्रक्शन का 3 बाइट का था, किसी का 2 बाइट का था, किसी का 1 बाइट का था। यहाँ पे हम जो इंस्ट्रक्शन पढ़े वो तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड फिक्स लेंथ का होगा, 16 बिट यानी 2 बाइट का। समझ आ रही है बात सबको? यस सर। फिर हम इस सिस्टम में जो मेमोरी डिस्कस करेंगे, यानी जिस मेमोरी के साथ ये वर्क करेगा सिस्टम, हम कहेंगे वो मेमोरी का जो साइज होगा उसमें नंबर ऑफ लोकेशन 4K लोकेशंस होंगी। 4K लोकेशंस होंगी। 4K लोकेशन का मतलब है कि उसको एड्रेस कितनी बिट्स का चाहिए होगा। अगर मेमोरी लोकेशन 4K हो तो एड्रेस कितनी बिट्स का कंसीडर होगा? जी बताएं कोई। अगर नंबर ऑफ लोकेशन 4K हो मेमोरी की तो इसकी एड्रेस बिट्स कितनी होती हैं?
सर 12। गुड, 12 के होती हैं तो 4 के इक्वल होता है 2 की पावर 12 के, तो ये 12 बिट का एड्रेस चाहिए होगा 4 के यूनिक लोकेशन को पॉइंट करने के लिए, तो 12 बिट का एड्रेस होगा इस सिस्टम में, which means कि इंस्ट्रक्शन के साथ जो एड्रेस होगा वो 12 बिट का होगा, एड्रेस बस 12 बिट की चाहिए होगी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर हम इस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट 8086 पे करेंगे? नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे हम, इसको सिर्फ हार्डवेयर लेवल बनाएंगे। अगर इंप्लीमेंट करना चाहें तो फिर हम हार्डवेयर डिजाइनिंग के जो टूल्स मिलते हैं उनके थ्रू डिजाइन करते हैं। लॉजिक डिजाइन में अगर आपने कोई टूल पढ़ा हो, लॉजिक सिम और इस तरह के टूल्स के थ्रू, तो वो नहीं हम करेंगे। पहला स्टेप होगा सिर्फ हम उसका पेपर पे उसका डिजाइन बनाना सीखें और इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन को पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, बेसिकली आपसे ना कोई टर्म अगर पूछे ना, आपने आर्किटेक्चर लेवल पे टर्म्स जो यूज की जाती हैं, रिस्क आर्किटेक्चर और सिस्क आर्किटेक्चर, ये दो टर्म्स यूज की जाती हैं। रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, और सिस्क का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ये दो आर्किटेक्चर्स की टाइप होती हैं। वो सिस्टम जिसमें असेंबली की नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम हो, रिस्क आर्किटेक्चर की प्रॉपर्टीज हैं कि उसमें नंबर ऑफ असेंबली इंस्ट्रक्शन कम होती हैं, उनका साइज फिक्स लेंथ होता है, एड्रेसिंग मोड्स कम होते हैं। जबकि सिस्क आर्किटेक्चर वो सिस्टम होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन असेंबली की ज्यादा होती हैं, उनकी जो मशीन कोड है वो वेरिएबल लेंथ के होते हैं और एड्रेसिंग मोड्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं मेनली आर्किटेक्चर की। जब कोई प्रोसेसर डिजाइन किया जाता है तो वो रिस्क आर्किटेक्चर होता है या सिस्क आर्किटेक्चर होता है। तो अक्सर ये टर्म आप सुनेंगे या पढ़ेंगे कहीं, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग, एक्सक्यूज मी सर। जी पूछें सर, जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं वो भी इनमें से, यानी कि इनकी की कोई टाइप है? हाँ, सिस्क या रिस्क में से होते हैं, लेकिन मॉडर्न प्रोसेसर के अंदर नंबर ऑफ असेंबली इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, एड्रेसिंग मोड्स बहुत ज्यादा होते हैं। उन प्रोसेसर के अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज्यादा होते हैं। रिड्यूस में अमूमी तौर पे थोड़े होते हैं, सिस्क में ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्स में। तो मतलब जो मॉडर्न प्रोसेसर हैं वो सिस्क की कैटेगरी में आते हैं? हाँ, ज्यादातर। ठीक है, थैंक यू। अब इनमें होता ये है कि हम लोगों के पास मॉडर्न कंप्यूटर जब डिजाइन किया जाता है तो पहले उनकी असेंबली इंस्ट्रक्शन बनाई जाती है, इसी तरह से पेपर वर्क किया जाता है, देखा जाता है वो क्या क्या इंस्ट्रक्शन होंगी, कैसे कैसे वर्क करेंगी तमाम, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका सर्किट एम्बेड कर दिया जाता है। तो वो इतनी ज्यादा है कि अगर आपको कोई मॉडर्न कंप्यूटर पढ़ाया जाए तो इस लेवल पे इतने आसानी से समझ नहीं आता जब तक कि बेसिक कंप्यूटर ना पता हो। तो बेसिक जो कोर्स होता है आर्किटेक्चर का, उसमें सबसे पहले ये बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, फिर इसके एडवांस आर्किटेक्चर में जाके इससे हाई लेवल पे आता है मिक्स आर्किटेक्चर, वो डिस्कस किया जाता है। तो दो तीन तरह के आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिए जाए तो फिर आपको क्लियर हो जाता है कि कंप्यूटर की एक्चुअल में वर्किंग क्या होती है। तो वो इतना ज्यादा जो डिटेल है, मिक्स भी पढ़े, रिस्क भी पढ़े और डिस्क 5 पढ़ लें, एम्बेडेड सिस्टम पढ़े, वो फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम ताकि एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आप लोगों को बेसिक आइडिया हो कि लो लेवल पे जब कोई कंप्यूटर की असेंबली एक्चुअल हाई लेवल इंस्ट्रक्शन चल रही है जिसने एट द एंड कन्वर्ट होना है मल्टीपल असेंबली इंस्ट्रक्शन में, और फिर असेंबली इंस्ट्रक्शन जब चलती हैं वो कैसे चल रही होती हैं, तो उसका आइडिया देने के लिए ये वाला हम जो चैप्टर है वो खास तौर पे पढ़ रहे होते हैं। कई दफा भी आपको कंपाइलर टाइम पे कोड को ऑप्टिमाइज करके लिखना पड़ता है। क्यों ऑप्टिमाइज करना होता है? ताकि उसकी समझ आ सके कि वो ऑप्टिमाइज हम इसलिए कर रहे हैं कि लो लेवल पे नंबर ऑफ टाइमिंग साइकिल बचते हैं। वो कैसे बचते हैं तो वो यहाँ पे हमें समझ आएगी कि एक एक इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही साइकिल में, कहने को तो वो सिंगल इंस्ट्रक्शन है लेकिन उसकी बैक एंड पे कंप्यूटर को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। वो क्या काम करना पड़ा है, कैसे चल रही होती है, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। जी समझ आइए सबको? जी सर। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इस सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होगा और स्पेसिफिकली वो फॉर्मेट
जो 7 इंस्ट्रक्शन थी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन उनके लिए। तो 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, हमने कहा हर इंस्ट्रक्शन का साइज यानी उसका मशीन कोड 16 बिट है। 16 बिट में एक होगी मोड फील्ड 1 बिट की, फिर होगा ऑपकोड, ऑपकोड भी कहते हैं या ऑपरेशनल कोड भी कहा जाता है। ऑपकोड फील्ड जो कि 3 बिट की होगी, और फिर होगा एड्रेस फील्ड, वो होगी हमारे पास 12 बिट की। तो ये टोटल मिला के 16 बिट बनेगी, जो कि एक्चुअल में मशीन कोड की लेंथ है 16 बिट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जिसमें इंस्ट्रक्शन को 3 कैटेगरीज में, एक इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड को 3 कैटेगरीज या 3 फील्ड्स में डिवाइड किया जाएगा, और उसमें भी खास तौर पे जो ये 3 फील्ड्स हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में हैं। अगर इंस्ट्रक्शन हम कहीं 0 से लेके 15 तक के बिट्स हैं, तो इसमें जो 15th नंबर बिट है वो हमारे पास मोड बिट है, वो मोड को शो कर रही होगी, मोड बिट। उसके बाद 12, 13 और 14th नंबर जो बिट हैं ये ऑपकोड को शो कर रही हैं, और 0 से 11 तक की जो 12 बिट्स हैं ये एड्रेस फील्ड को शो कर रही है। इन केस ऑफ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन 7 थी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, मैंने बताया था टोटल 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन थी, ये डिस्कस किया था, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एड्रेसिंग मोड में वर्क कर रही होंगी। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि डायरेक्ट मोड में भी वर्क कर रही हैं और इनडायरेक्ट में भी। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। 15th नंबर बिट मोड बिट है, 3 बिट्स ऑपकोड के लिए हैं और बाकी 12 बिट्स एड्रेस फील्ड के लिए। क्योंकि ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के लिए है, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि इस सिस्टम में जो मेमोरी सपोर्ट की जा रही है वो 4K है, जिसमें 12 बिट का एड्रेस है। और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन है जिसने मेमोरी से ना या रीड करना है या राइट करना है। तो इंस्ट्रक्शन में इस जगह पे उस मेमोरी का एड्रेस पड़ा होगा जहां से कोई रीड होना है डाटा या राइट होना है। ये 3 बिट ऑपकोड यानी ऑपरेशनल कोड बताएगी, ये आइडेंटिफाई करेंगी कि इंस्ट्रक्शन किस चीज की है, इंस्ट्रक्शन क्या काम कर रही है। और ये जो 15th नंबर बिट है, मोड बिट है, ये सिंगल बिट है जो बताएगी कि इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट मोड में है या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है। तो ये मैं इसको दोबारा लिखता हूं कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन है 15th नंबर बिट, 12, 13 और 14, ये 15th है और ये 11। ये एड्रेस फील्ड है, ये ऑपकोड है और ये मोड बिट है। इसमें अब मोड बिट सिंगल बिट है, तो मोड बिट की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो मोड बिट 0 होगी या मोड बिट 1 होगी। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी उसकी जब मशीन कोड बनेगा यानी उसकी बाइनरी होगी, बाइनरी में मोड बिट या 0 हुआ करेगी या 1 हुआ करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी कभी मोड बिट 0 है तो इसका मतलब है वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है। मोड बिट 0 होने का मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और मोड बिट 1 होने का मतलब है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मोड बिट 0 डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और मोड बिट 1 इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और ये 3 बिट हैं, 3 बिट के टोटल यूनिक कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 3 बिट के यूनिक कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 8। तो ये 3 बिट उन 8 में से जो फर्स्ट 7 कॉम्बिनेशन है वो 7 इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट मैप किए गए होंगे कि पहला वाला वैल्यू किसी पहली इंस्ट्रक्शन को शो कर रहा होगा। जो 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो कौन कौन सी हैं, तो उनके अगेंस्ट मैप किए गए होंगे। अभी एड्रेसिंग मोड
किसी डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं कि एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है, तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरे पास मेमोरी है, बनी हुई मेमोरी लोकेशन है, तो ये एक लोकेशन है, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी है। मेमोरी के अंदर टोटल 12 बिट का एड्रेस था, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दिया कि मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो 12 बिट का हुआ करेगा, और मेमोरी की जो एक लोकेशन डाटा स्टोर कर सकती है वो 16 बिट यानी 2 बाइट का डाटा स्टोर कर सकेगी। टोटल 12 बिट की लोकेशंस का एड्रेस होगा और 2 बाइट का डाटा एक लोकेशन में स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एड्रेस है 020, फिर 021, मैंने ये हेक्सा में लिखा है, ये एड्रेस हेक्सा में लिख रहा हूं क्योंकि 12 बिट है तो 3 हेक्सा डिजिट हेक्सा में लिखा मैंने, 3 हेक्सा बिट, ये ज़ूम कर लेंगे 12 बिट्स बनती है। और यहाँ पे कोई एक एड्रेस है, वो एड्रेस है 080, और मैं कहता हूँ यहाँ मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन पड़ी है, ये 0 है, यहाँ पे उसका ऑप कोड है 001, और यहाँ पे लिखा गया है 080। तो ये मैंने अब जो चीजें लिखी हैं उसको जरा समझ लीजिएगा। ये मैंने 3 हेक्सा डिजिट लिखे हैं, 0 से 11 तक के बिट्स हैं, ये 12, 13 और 14 बिट है, और ये 15 है। एक्चुअल में तो ये मैंने ये पोर्शन मैंने हेक्सा में लिख दिया और ये बाइनरी में लिख दिया। ये वैल्यू जो एक्चुअल रिप्रेजेंट कर रही है वो कुछ यूं है 0001 0000 तो ये 16 बिट है टोटल। ये एक इंस्ट्रक्शन है, अज्यूम करें कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी थी जिसमें ये बाइनरी लिखी गई है, उस बाइनरी को मैंने जिसकी फर्स्ट 12 बिट है ना उसको हेक्सा में मैप कर दिया, 080 बन रहा है और ये बाइनरी लिखे रहने दी। तो ये इसका एक्चुअल में ऑप कोड है, ये मोड बिट है और ये एड्रेस बिट है। तो जब कभी इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होगी, विच मींस कि उसके जो मोड बिट है वहां पे 0 पड़ा होगा। इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं। जब मोड बिट में 0 पड़ा है तो इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है, और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये होगा कि इंस्ट्रक्शन की जो एड्रेस फील्ड में वैल्यू पड़ी गई है, यहाँ पे ज़ूम कर लें, इस जगह पे 1 2 3 4 हेक्सा में लिखती है, 4 हेक्सा डिजिट यानी 16 बिट 2 बाइट्स लिखती है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये होगा कि इंस्ट्रक्शन की जो एड्रेस फील्ड में वैल्यू पड़ी है, ये वाली वैल्यू एक इफेक्टिव एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस है, ईएबी कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस उस लोकेशन का एड्रेस होता है जहां से आपको इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस करने के लिए जो डाटा चाहिए होता है वो मिलता है। इफेक्टिव एड्रेस उस लोकेशन के एड्रेस को कहते हैं जहां से इंस्ट्रक्शन का डाटा मिलता है या जहां पे इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग के बाद डाटा रखवाना होता है, तो वो इफेक्टिव एड्रेस होता है। और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये होगा कि अगर यहाँ 0 पड़ा है, ये 0 शो कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है, और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन की इस वाली पोर्शन पे एड्रेस पड़ा है वो एक इफेक्टिव एड्रेस है जहां से इंस्ट्रक्शन का डाटा मिलेगा। व्हिच मींस अगर ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो ये डाटा 1 2 3 4 यूज होगा, अगर ये लोड किया तो ये डाटा लोड किया जाएगा, अगर ये स्टोर किया तो फिर यहां पे जाके डाटा स्टोर किया जाएगा। तो 080 एक इफेक्टिव एड्रेस है, यहां पे ये वाला डाटा यूज किया जाएगा। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब है। सिमिलर एग्जांपल में अगर इसकी एक और लिख लूं, यहां पे मैं कहता हूं ये मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन है और यहाँ एक इंस्ट्रक्शन पड़ी है, उसके 3 पोर्शन है। ये एड्रेस मैंने लिख दिया 020, यहाँ पे फिर कोई 080 एड्रेस पड़ा है और यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी है 0120 और कोई मेमोरी लोकेशन है 120, यहाँ पे कोई डाटा पड़ा 1 2 3 4, इस जगह पे पड़ा है 1, यहाँ पड़ा 001 या 080। अब जब यहाँ 1 पड़ा होगा तो इसका मतलब होगा इंस्ट्रक्शन जो वर्क कर रही है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है।
इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को जरा समझिएगा। इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये होगा कि इंस्ट्रक्शन के साथ जो एड्रेस फील्ड में वैल्यू पड़ी है, ये वाली वैल्यू इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, बल्कि ये उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहां से आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। तो इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए 080 पे जाएंगे और वहां से जो वैल्यू मिली, यानी इसका लोअर पोर्शन 1.120 यानी 12 बिट्स, ये एक इफेक्टिव एड्रेस है। और फिर 120 पे जाएंगे, यहां से जो चीज मिलेगी ये डाटा होगा, 1 2 3 4 डाटा होगा, और 120 जो है ये एक इफेक्टिव एड्रेस होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन के साथ एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू लिख दी जाती है वो इफेक्टिव एड्रेस होता है, जबकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन के साथ जो वैल्यू लिख दी जाती है वो इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस होता है। यानी 080 पे जाएं, वहां से जो चीज रीड हुई वो डाटा नहीं बल्कि वो इफेक्टिव एड्रेस है, और अब इस इफेक्टिव एड्रेस से जो चीज रीड होगी वो डाटा होगा। जी, यहां तक किसी का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डिफरेंस समझ में आया हो किसी को? सर इनडायरेक्ट में जहाँ पे इनफेक्टिव एड्रेस में पड़ा होगा, मैं इफेक्टिव एड्रेस का बता दे रहा होगा, तो वो जो इफेक्टिव होगा वो भी इसी तरह 3 पोर्शंस में डिवाइड होगा। नहीं, इफेक्टिव एड्रेस तो 3 पोर्शन में नहीं, मेमोरी को नहीं पता वो इफेक्टिव एड्रेस है। मेमोरी ने तो 16 बिट का डाटा स्टोर किया है, इस 16 में से जो 12 बिट्स होंगी ना लोअर, वो इफेक्टिव एड्रेस होगा। ये जो चीज मैंने लिखी है ये कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है। जब इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी तो हम इंस्ट्रक्शन को कहते हैं कि वो 3 फील्ड्स में डिवाइड होती है। एड्रेस या डाटा 3 फील्ड्स में डिवाइड नहीं होता, वहां से तो बस उतनी बिट्स रीड करनी है जितनी आप है। तो ये 16 बिट है, तो इसलिए उसकी अपर 4 बिट छोड़ के बाकी जो लोअर 12 बिट्स होंगी वो एक डाटा बन जाएगा, वो इफेक्टिव एड्रेस होगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन हो? किसी में कोई क्वेश्चन हो? ये समझ आ गया सबको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का फर्क समझ आना चाहिए सबको। ओके, लास्ट हम इस चैप्टर के और एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर जो यूज हो रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, वो कुछ रजिस्टर है, मैं उनका नाम लिखता हूँ IR, DR, AC और TR। IR को कहेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, DR को कहेंगे डाटा रजिस्टर, AC को कहेंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर, TR को कहेंगे टेम्परेरी रजिस्टर। इसके अलावा एक होगा PC और AR, इसको कहेंगे प्रोग्राम काउंटर, AR को कहेंगे एड्रेस रजिस्टर, और हमारे पास इसके अलावा होगा INTR रजिस्टर और OUTR। इसको हम कहेंगे इनपुट रजिस्टर और इसको कहेंगे आउटपुट रजिस्टर। यहां पे ये रजिस्टर हैं
4 रजिस्टर है, IR, DR, AC और DR। इन 4 का साइज है 16 बिट। IR फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, DR डाटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर। PC और AR रजिस्टर है, दोनों प्रोग्राम काउंटर और एक को कहते हैं एड्रेस रजिस्टर। इनका साइज है 12 बिट। इसी तरह 2 रजिस्टर है, INPR और UTR। इन दोनों का साइज जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं इनका साइज होगा 8 बिट। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम ये होगा कि जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वो IR रजिस्टर में आ जाएगी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो IR रजिस्टर में आएगी। DR रजिस्टर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डाटा को स्टोर करेगी। AC रजिस्टर एक्यूमुलेट करके जो रिजल्ट आएगा उसको अमूमी तौर पे स्टोर किया करेगी। और TR रजिस्टर टेम्परेरी तौर पे यूज करना होगा किसी मकसद के लिए तो यूज किया जा सकता है। प्रोग्राम काउंटर और एड्रेस रजिस्टर का काम है एड्रेसेस को स्टोर करना, जिसमें से स्पेसिफिकली प्रोग्राम काउंटर का काम है उस एड्रेस को स्टोर करना जिस इंस्ट्रक्शन ने नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होना है, उस एड्रेस को स्टोर करना उस एड्रेस को स्टोर करना है जहां पे इंस्ट्रक्शन पड़ी है जो कि अगली दफा एग्जीक्यूट होगी। मुझे क्या कोई बता सकता है कि इंटेल के अंदर वो कौन सा रजिस्टर है जो कि ये काम करता था? इंटेल में ऐसा कौन सा रजिस्टर था जिसका काम एग्जैक्टली यही था कि जिस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करना? आईपी रजिस्टर, बिल्कुल नहीं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वहां पे उसका नाम है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इंटेल के अंदर, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर नाम रखा है। ये दो टर्मिनोलॉजीज है। इंटेल वाले जो सिस्टम डिजाइन करते हैं जब उसमें वो रजिस्टर डिजाइन करते हैं तो वो अमूमी तौर पे इंटेल वाले उसको आईपी रजिस्टर कह रहे होते हैं, यानी ऐसा रजिस्टर जिसका ये काम हो इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कराना। और आईबीएम के जो सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं उसमें अमूमी तौर पे उस रजिस्टर का नाम पीसी रखा जाता है, प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पे जो बेसिक कंप्यूटर डिजाइन किया जा रहा है इसमें भी उसका नाम पीसी रख दिया गया है। नेमिंग कन्वेंशन फॉलो की गई है कि प्रोग्राम काउंटर नाम रख दिया गया उस रजिस्टर का, लेकिन उसका पर्पस आपको समझ आना चाहिए। उस रजिस्टर का काम क्या है? उसका काम ये है कि उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराना जिसने अगली दफा एग्जीक्यूट होना है। तो ये टोटल रजिस्टर्स होंगे। जी, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक किसी का?